हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है थैलेसीमिया, बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। साथ ही साथ ये टॉपिक आपको बीएससी नर्सिंग में भी दे रखा है। तो थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इससे आपको सिर्फ 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है। थैलेसीमिया 10 मार्क्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं थैलेसीमिया के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, क्योर, क्यों होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं थैलेसीमिया होने से, किस जीन में म्यूटेशन होता है, सब कुछ देखेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, आपको यही सब याद हो जाएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया, अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का आपका लेक्चर है थैलेसीमिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब नाम से पता लग रहा होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब किसी जीन में खराबी आना, किसी जीन का म्यूटेशन हो जाना। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज आ जाना उसमें। तो किसी भी जीन में खराबी आने से हमें हो रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर। और कौन से जीन में खराबी आ रही है वो अभी हम देखेंगे। ऐसा कौन सा जीन है जिसमें खराबी आने से हमें हो रहा है थैलेसीमिया। तो ध्यान से सुनते जाइए लेक्चर को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक सेल होती है जिसका नाम है रेड ब्लड सेल, आरबीसी, या फिर आप बोलते हो इरिथ्रोसाइट। ये रेड ब्लड सेल को जब मैं देखूंगा तो इस रेड ब्लड सेल के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। जब मैंने ऑक्सीजन की बात करी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, तो आरबीसी कैरी करती है, रेड ब्लड सेल कैरी करती है। फिर मैंने रेड ब्लड सेल से पूछा, क्या सही में आप ऑक्सीजन कैरी करते हो? तो रेड ब्लड सेल बोलती है, नहीं नहीं, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो जैसा हम सब जानते हैं आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन को जब मैं देखता हूं तो हीमोग्लोबिन में मुझे 4 चेन देखने को मिलती है। कितनी चेन देखने को मिलती है? 4 चेन मुझे देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन के अंदर। अब वो कौन कौन सी चेन होती है, यहां पर मैंने आपको लिखा हुआ है, वेट ए मिनट। यहां पर आप देखिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कौन कौन सी चेन होती है? देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ ग्लोबिन चेन। कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ओके, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन के अंदर मैं देखूं तो 4 चेन देखने को मिलेगी। वो 4 चेन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अब ये चारों जो चेन है ये अलग अलग अरेंज होकर अलग अलग हीमोग्लोबिन बनाती है। जैसे अल्फा और बीटा अरेंज होके एक हीमोग्लोबिन बना रही है, गामा और डेल्टा अलग अरेंज होके हीमोग्लोबिन बना रही है, अल्फा और डेल्टा अरेंज होके हीमोग्लोबिन बना रही है। तो ये चेन डिफरेंट अरेंजमेंट शो करके डिफरेंट हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, जैसे ही मानो आप ए बी सी डी है, ठीक है, तो एक चेन तो एडी की होगी, एक चेन ए बी की, एक चेन ए सी की, एक चेन बी डी की, इस तरह से। तो यहाँ पर कोई अल्फा गामा है, बीटा डेल्टा है, डेल्टा गामा है, बीटा अल्फा है, इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट होता है यहाँ पे चेन का। और अलग अलग अरेंजमेंट से अलग अलग हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको एग्जाम्पल दे रखा है हीमोग्लोबिन फिटेलिस। एफ का मतलब है फीटस का हीमोग्लोबिन है, फीटल का। ओके, तो फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 गामा चेन होती है। तो अगर मैं 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन को मिला दूं तो एक फीटल का हीमोग्लोबिन बन जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन ए की, तो हीमोग्लोबिन ए कैसे बनता है, 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन से। ओके, 2 तो अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन अगर मैं मिला दूं तो हीमोग्लोबिन ए बनता है। और हीमोग्लोबिन A2 कैसे बनता है, जब मैं 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन को मिला दूं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट हीमोग्लोबिन बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, हीमोग्लोबिन फिटलिस बन रहा है 2 अल्फा 2 गामा से, हीमोग्लोबिन ए बन रहा है 2 अल्फा 2 बीटा से, और हीमोग्लोबिन A2 बन रहा है 2 अल्फा और 2 डेल्टा से। तो यहाँ पर चेन की डिफरेंट अरेंजमेंट होकर डिफरेंट डिफरेंट हीमोग्लोबिन बनते हैं। ठीक है, अब अल्फा चेन में अल्फा जीन होते हैं, और ये अल्फा जीन जो है कंट्रोल करते हैं अल्फा चेन का बनना। अल्फा चेन सिंथेसाइज इज कंट्रोल्ड बाय 4 अल्फा जीन। ओके, अल्फा चेन में क्या होते हैं, अल्फा जीन होते हैं। जैसे मानो ये अल्फा की चेन है, अब इसमें क्या होंगे, अल्फा के जीन्स होंगे। तो अल्फा चेन में अल्फा के जीन्स होते हैं, और कितने जीन्स होते हैं,
4 अल्फा जीन्स होते हैं अल्फा की चेन में। ओके, अल्फा जो चेन है उसके अंदर 4 अल्फा जीन्स होते हैं और ये जीन्स जो है अल्फा चेन का सिंथेसिस करते हैं। तो अल्फा के जीन्स अल्फा की चेन को बनाते हैं। कितने जीन्स होते हैं? 4 अल्फा के जीन्स मिलकर अल्फा की चेन को बनाते हैं। और ये जीन्स कहां पर होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 कॉपी होती है क्रोमोसोम की इस तरह से, एक ये और एक ये। तो क्रोमोसोम नंबर ये 16 है। पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, पेयर में, ठीक है, जोड़े में होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 16 के क्रोमोसोम के पेयर में आपको 4 जीन मिलेंगे, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 4 अल्फा जीन मिलके एक अल्फा चेन बनाते हैं और क्रोमोसोम जो है 2 होते हैं पेयर में और ये क्रोमोसोम नंबर 16 है और हर पेयर में आपको 1 2 1 2 टोटल 4 जीन है, तो हर क्रोमोसोम पे 2 जीन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है? देखिए, थैलेसीमिया 2 तरह से होता है, एक अल्फा और एक बीटा। हम पढ़ेंगे अल्फा क्योंकि कोई एक हमें बताना है। अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बता देते हैं क्योंकि आपको सिर्फ सिलेबस में थैलेसीमिया दे रखा है। तो जैसे अल्फा में हो रहा है वैसे ही बीटा में भी होता है। तो एक समझ लेते हैं अल्फा को, वही काफी है। तो देखिए, अल्फा थैलेसीमिया क्यों हो रहा है, अल्फा थैलेसीमिया हम क्यों बोल रहे हैं? देखो, अल्फा थैलेसीमिया हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो अल्फा जीन है उसमें म्यूटेशन हो रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि म्यूटेशन हो रहा है अल्फा जीन में। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज आ रहा है अल्फा जीन में। किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारे अल्फा जीन में चेंज आ रहा है, म्यूटेशन आ रहा है। और म्यूटेशन भी कौन सा? जीन डिलीशन। हमारा जीन ही डिलीट हो रहा है, जीन डिलीशन का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 16 में जो अल्फा जीन्स होते हैं जो कि अल्फा चेन बनाते हैं, इन अल्फा जीन में क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है। और कौन सा म्यूटेशन हो रहा है? जीन डिलीशन का। ठीक है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा क्यों लगाया? क्योंकि अल्फा चेन में हो रहा है। चलिए, म्यूटेशन आर इनहेरिटेड इन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया, टी का मतलब थैलेसीमिया, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव का मतलब क्या होता है पता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, जो अपने आप को शो ना कर पाए। तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि जो थैलेसीमिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ARD, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ये रिसेसिव का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। रिसेसिव का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आपने मेंडल का लॉ पढ़ा होगा बायोलॉजी क्लास 12th में, जेनेटिक्स में। तो वहां पर रिसेसिव का मतलब क्या था? स्मॉल टी, यही था ना। तो मैं आपको रिसेसिव का मतलब समझाता हूं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। तो यहाँ पे रिसेसिव का मतलब है कि एक जीन में अगर खराबी आई तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, पर अगर दोनों जीन में खराबी आ गई तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। मतलब, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो थैलेसीमिया है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और रिसेसिव आपने बायोलॉजी क्लास 12th में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में, मेंडल का लॉ, स्मॉल टी पढ़ा होगा ना। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का यहाँ पे मतलब क्या है। रिसेसिव का मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सपोज करो एक लड़का है और ये क्लास में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा कि सर मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। पर अगर इसके साथ एक और इसके जैसा मिल जाए तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, फिर मेरी नजर में भी आ जाएंगे कि हाँ ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि एक जीन में अगर खराबी आ रही है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना कि अगर एक जीन में खराबी आ रही है तो आपको थैलेसीमिया नहीं है, आप सिर्फ कैरियर हो उसके। और अगर आपके दोनों ही जीन में खराबी आ रही है तब जाके आप थैलेसीमिया के पेशेंट हुए, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब क्या हुआ? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? रिसेसिव का मतलब है कि अगर एक जीन में खराबी आई तो ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है। ओके, ये सप्रेसिव है, रिसेसिव डिजीज है। एक जीन में खराब आने से तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो ये पेशेंट है, ठीक है, अब इसके एक जीन में खराबी आ गई, अल्फा के जीन में, तो हम इसे ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इसको थैलेसीमिया है। क्यों? क्योंकि एक ही जीन में खराबी आई है। कम से कम 2 जीन में खराबी आनी चाहिए तब जाके थैलेसीमिया का पेशेंट होगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है और एक जीन में खराब आ गई तो एक जीन तो अपने आप को शो ही नहीं कर पाएगा। 2 जीन में तो खराबी आनी चाहिए।
और अगर सिर्फ एक ही जीन में खराबी आई ना तो ये कैरियर बन जाएगा। कैरियर का मतलब है, सपोज करो यहाँ पर वो पर्सन है जिसके एक जीन में खराबी आ गई, एक जीन में एक अल्फा जीन जो इसका खराब हो गया, तो ये सिर्फ कैरियर बनेगा। मतलब जब इसके बच्चे होंगे तो उनमें चांसेस हो सकते हैं कि वो जो है थैलेसीमिक पेशेंट हो। ये सिर्फ एक कैरियर बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पेशेंट में। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसका एक ही जीन अफेक्ट हुआ है और एक जीन अफेक्ट होने से वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा वो जीन, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है। कम से कम 2 जीन तो अफेक्ट होने चाहिए, पर अगर एक जीन भी अफेक्ट हुआ है तो ये कैरियर बन जाएगा। मतलब इसके जब बच्चे होंगे तो हो सकता है उनमें चांसेस हो थैलेसीमिया होने के। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है कि एक जीन में खराबी आने से सिर्फ वो कैरियर बनेगा। तो सर क्या सिम्टम्स आएंगे क्या थैलेसीमिया के? मान लो इस पेशेंट में अगर एक जीन की खराबी है, एक अल्फा जीन जो है खराब हो गया, तो क्या इस पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे? देखो जनरली तो कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, पर ये अगर बहुत तेज भागेगा, दौड़ेगा, कहीं क्लाइंबिंग करेगा, ठीक है, कहीं चढ़ाई चढ़ेगा, हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, तो उस टाइम इसको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर एबनॉर्मल काम करेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, वरना नॉर्मली तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इस पेशेंट को जो कि कैरियर है, जिसका सिर्फ एक जीन अफेक्ट हुआ है। और जिसके दोनों जीन अफेक्ट हुए तो वेलकम टू थैलेसेमिक। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। यहाँ पर देखिए, म्यूटेशन आर इनहेरिटेड, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, इफ ए पर्सन है वन डिफेक्टिव जीन तो फिर वो कैरियर होगा। दे डोंट हैव सिम्टम्स बट कैन पास द डिजीज टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरियर का काम करेगा, उसमें सिम्टम्स तो नहीं आएंगे पर वो डिजीज को पास कर सकता है उसके ऑफस्प्रिंग में, मतलब उसके बच्चों में। ओके, और अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसके दोनों ही अल्फा जीन डिफेक्टेड है तो वो अल्फा थैलेसीमिया का पेशेंट हो चुका है। ओके, तो जो भी मैंने बोला यहाँ पे सारी थ्योरी लिखी हुई है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि 2 क्रोमोसोम है, 1 2, तो हो सकता है जो एक क्रोमोसोम के 2 जीन है ये दोनों जीन खराब हो जाए, या हो सकता है कि क्रोमोसोम का एक जीन यहाँ का और एक जीन यहाँ का खराब हो जाए। ओके, 1 और 1 2, तो हो सकता है सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकता है, सेम क्रोमोसोम पे दोनों जीन खराब हो जाए, या एक जीन इसका और एक जीन इसका, ऐसे भी खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर सेम क्रोमोसोम पे खराब हो गए, सपोज एक जीन ये रहा, एक जीन एरिया, ये दोनों जीन जो है खराब हो गए, अगर सेम क्रोमोसोम पे खराब हुए तो उसे हम बोलेंगे सिस डिलीशन। और अगर एक जीन यहाँ का खराब हुआ और एक जीन यहाँ का, तो ये हो गया ट्रांस, क्योंकि 2 अलग अलग हो गए। तो सिस डिलीशन का मतलब है सेम क्रोमोसोम से जीन खराब हुआ, और ट्रांस डिलीशन का मतलब है कि अलग अलग 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिस डिलीशन के वेरिएंट आपको मिलते हैं एशिया में, और ट्रांस डिलीशन के वेरिएंट आपको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर अब आपको 3 डिफेक्टिव जीन बता रखे हैं, तो ये मॉडरेट डिजीज है और ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार रीड आउट कर लेना। हमने 2 जीन का डिफेक्शन कर दिया, 2 जीन जैसे ही डिफेक्ट होंगे मतलब आपको थैलेसीमिया हो चुका है। एक जीन डिफेक्ट होने से आप सिर्फ कैरियर बनोगे और आप में कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे जनरली। क्यों? क्योंकि एक जीन डिफेक्ट हो रहा है और ये डिजीज जो है थैलेसीमिया वो रिसेसिव वाली है, तो एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में, जब 3 डिफेक्टिव जीन बन जाएंगे तो वो हीमोग्लोबिन चेंज होके बन जाएगा अब हीमोग्लोबिन एच, HbH बन जाएगा। क्या बनेगा? HbH। जब जीन में डिफेक्टिव आ गया, जब थैलेसीमिया हो गया, तो हीमोग्लोबिन अब कन्वर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन एच में, HbH बोलते हैं हम इसे। ठीक है, अब ये HbH जो है बहुत दिक्कत करेगा। ये HbH क्या करता है? HbH मॉलिक्यूल कैन कोज हाइपोक्सिया इन 2 डिफरेंट वेज। हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया करता है। क्या करता है? हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी कर देगा। अब कैसे करेगा? देखो सर, हीमोग्लोबिन का तो काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अरे हाँ भाई, हीमोग्लोबिन का काम होता है ना, पर ये तो HbH बन चुका है ना, हीमोग्लोबिन H। और ये क्यों बना है? क्योंकि आपके अल्फा जीन में म्यूटेशन हो गया, आप थैलेसीमिया के पेशेंट हो। तो जब आपकी बॉडी में HbH बनेगा तो वह आपकी बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन कर देगा। और 2 तरह से हाइपोक्सिया की कंडीशन करेगा। पहला, वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। जो आपके आरबीसी है उसकी मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाएगी, और जब आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी मतलब आरबीसी के फंक्शन खत्म। और आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। पर जब आरबीसी खराब हो गई तो ऑक्सीजन को कोई ले नहीं पाएगा, ले जा नहीं पाएगा, हो गया हाइपोक्सिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये जो HbH बना हमारी बॉडी में, ये HbH की अफिनिटी काफी अच्छी होती है ऑक्सीजन से।
तो ये ऑक्सीजन को लेके रख लेगा, अपने पास पकड़ के रख लेगा, ठीक है, और छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और HBH की अफिनिटी काफी अच्छी होती है। तो ये क्या करेगा, सारी ऑक्सीजन को ले लेके अपने पास रख लेगा, चिपका के रख लेगा और छोड़ेगा ही नहीं। जबकि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, एक जगह से ऑक्सीजन लेके हमारी सेल तक जाके छोड़ना। पर ये वाला जो हीमोग्लोबिन बना है HbH वाला, ये अपने पास रख लेगा, क्योंकि HbH की एफिनिटी काफी ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहला है कि डैमेज आरबीसी मेम्ब्रेन, और दूसरा है HbH हैज वेरी हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन फॉर टिश्यू। ये अपने पास लेके रख लेगा और हमारे टिश्यू को देगा ही नहीं। तो दोनों ही कंडीशन में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है। क्लियर है यहां तक? तो एक तो आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, और जो HbH बना है उसकी ऑक्सीजन के साथ काफी अच्छी पड़ती है, तो वो ऑक्सीजन को अपने पास रख लेगा और अपने टिश्यू को देगा ही नहीं, सिर्फ अपने पास लेके रख लेगा वो। क्लियर है? तो हाइपोक्सिया की जैसी ही कंडीशन होती है तो सिग्नल जाते हैं 3 जगह, बोन मैरो में जाते हैं, लीवर में जाते हैं, स्प्लीन में जाते हैं। किस कंडीशन में? हाइपोक्सिया की कंडीशन में 3 जगह सिग्नल जाते हैं, बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन। अब सिग्नल क्यों जाते हैं, ध्यान से सुनना। सपोज यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया है मतलब इसके अल्फा जीन में म्यूटेशन हुआ है। क्या हुआ है अल्फा जीन में? अल्फा जीन में म्यूटेशन हुआ है, और अल्फा जीन में म्यूटेशन होने के कारण इसको थैलेसीमिया है। पर अल्फा जीन में जैसे ही म्यूटेशन हुआ, इसका हीमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मल बना, अच्छा वाला नहीं बना। अब ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर रहेगा। दिस इज द आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि रेड कलर से बनाई। तो ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, किसी काम का नहीं है। और ये हीमोग्लोबिन आप जानते हो कि ऑक्सीजन को लेकर रख लेता है, क्योंकि ये HbH वाला है। और ये बना किससे? थैलेसीमिया होने की वजह से। थैलेसीमिया हुआ क्यों है? क्योंकि अल्फा जीन में म्यूटेशन आ गया। तो अल्फा जीन में म्यूटेशन आने के कारण थैलेसीमिया हुआ, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मलिटीज आई, और ये हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के अंदर है। तो ये आरबीसी किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही गंदा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, सपोज यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लेके रख लेगा और रिलीज ही नहीं करेगा, सिर्फ लेके रख लेगा। जबकि आरबीसी का काम क्या होता है? एक जगह से ऑक्सीजन लेके दूसरी जगह छोड़ना, पर ये तो सिर्फ लेके रख रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी को लगता है, हमारी बोन मैरो को लगता है कि आरबीसी की कमी है। क्यों लगता है? क्योंकि एक तो आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो रही, जैसा कि आप देख सकते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो रही, मतलब आरबीसी की मौत हो रही है। तो एक तो आरबीसी का नंबर कम हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन लेके रख लेती है और जाके छोड़ती नहीं है। तो ये जो सेल है ये ऑक्सीजन का इंतजार कर रही, पर ये परेशान हो गई, ऑक्सीजन नहीं आ रही। तो यहाँ पे फिर बोन मैरो सोचती है कि यार मेरी सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं जा रही, जबकि मैं आरबीसी तो बराबर छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये बोन मैरो आरबीसी और बढ़ा देती है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, ठीक है। इसीलिए हाइपोक्सिया की कंडीशन में बोन मैरो में, लीवर में, स्प्लीन में सिग्नल जाते हैं और ये इंक्रीज कर देते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन। ओके। अब यहाँ पे 4 जीन में खराबी आने का बता रखा है, तो ये आपका काम का नहीं है, क्योंकि वो फीटल के टाइम पर होता है। अब आप ये देखिए कि अगर हाइपोक्सिया बढ़ता गया तो क्या होगा। देखिए, हाइपोक्सिया तो बढ़ेगा, जैसे हमने देखा 2 जीन में चेंज आ रहा तो भी दिक्कत आ रही, 3 जीन में चेंज आ रहा तो फिर आपको ये दिक्कत आने लग गई कि आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, और अफिनिटी जो है HbH की काफी अच्छी थी, तो वो ऑक्सीजन छोड़ ही नहीं रहा था। पर अगर 4 जीन में डिफेक्ट आ गया, चारों जीन में डिफेक्ट आ गया, चारों जीन डिलीशन हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन अब बनेगा उसकी एफिनिटी 100 गुना होगी। अब ये हीमोग्लोबिन बना, अब इसकी एफिनिटी 100 टाइम है ऑक्सीजन के प्रति, तो ये ऑक्सीजन को अपने पास पकड़ के रख लेगा, और इतने अच्छे तरीके से पकड़ के रखेगा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ेगा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 100 टाइम एफिनिटी ज्यादा है। अगर आपके चारों जीन में म्यूटेशन आ गया, चारों जीन में डिलीशन हो गया, तो जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी 100 गुना होगी, और वो ऑक्सीजन को लेके रख लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। और अगर छोड़ेगा ही नहीं तो सेल तो बिना ऑक्सीजन के मरने लग जाएगी। सीवियर हाइपोक्सिया, क्या बोलोगे? सीवियर हाइपोक्सिया हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, सारी ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन ने रख ली जहां पर 4 जीन म्यूटेशन हुआ। तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है फिर उस फीटस को, क्योंकि ये फीटस में देखने को मिलता है। पूरी बॉडी में सूजन आ सकती है, एडेमा हो सकता है, हाई कार्डियक आउटपुट फेलियर, फेलियर हो सकता है कार्डियक आउटपुट का, मैसिव हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, ठीक है, स्प्लीन जो है उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा।
ये सब दिक्कत आ सकती है। अब जनरल सिम्टम्स देखते हैं थैलेसीमिया के, तो पैलर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इजी फैटिगेबिलिटी मतलब जल्दी थक जाओगे, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, सही से स्केलेटल सिस्टम बनेगा नहीं आपका, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, आपकी जो स्प्लीन है उसका साइज बढ़ जाएगा। अब डायग्नोसिस कैसे करोगे? डायग्नोस का मतलब होता है कि आप पता कैसे लगाओगे, डायग्नोसिस कैसे करोगे कि आपको थैलेसीमिया है। तो देखिए डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला टेस्ट दे रखा है आपको, ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाता है, पता है हमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है डिलीशन आ जाएगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो खत्म हो जाएगा। दूसरा MCH, मीन कॉर्पस्कल हीमोग्लोबिन, ये भी डिक्रीज आएगी इसकी वैल्यू। और एक है MCV, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू भी जो है कम हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखा कि हीमोग्लोबिन का नंबर कम, डिक्रीज इन MCH, डिक्रीज इन MCV। सेकंड इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड इज कंफर्म जेनेटिक टेस्टिंग। फोर्थ टेस्ट इज ब्लड स्मेयर। ब्लड स्मेयर में क्या करेंगे? माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक। हम देखेंगे कि आरबीसी का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, कौन सी कंडीशन अभी चल रही होगी थैलेसीमिया की, हमें पता लग जाएगा। इन मॉडरेट थैलेसीमिया, बॉल लाइक आरबीसी ड्यू टू प्रेसिपिटेट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अगर मॉडरेट थैलेसीमिया हो गया, मॉडरेट थैलेसीमिया का मतलब है कि 3 और 4 जीन में म्यूटेशन आ गया। अगर 3 और 4 अल्फा के जीन में म्यूटेशन आया तो मॉडरेट थैलेसीमिया हो जाएगा, जिसमें आपकी जो आरबीसी है वो बॉल की तरह हो जाएगी, इस तरह से बॉल लाइक आरबीसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये सारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जम जाएगा एक जगह। ठीक है, तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हम देख सकते हैं। मॉडरेट थैलेसीमिया को कैसे चेक करेंगे? अगर आपकी बॉडी में बॉल लाइक आरबीसी है, इसका मतलब है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेसिपिटेट हो चुका है, और हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट होने का मतलब है कि बॉल लाइक आरबीसी बनेगी, और बॉल लाइक आरबीसी बनने का मतलब है कि आपको मॉडरेट थैलेसीमिया है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर सीवियर केसेस है, जैसे अगर 3 जीन में म्यूटेशन आ गया, 4 जीन में म्यूटेशन आ गया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही कराना पड़ेगा, या फिर आपको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ्यूजन, बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी होती है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, पर ये सब अर्ली स्टेजेस में होती है, ये पैदा होने के बाद बहुत दिक्कत है। अर्ली स्टेजेस में कर दोगे तो सही रहेगा। इसलिए डॉक्टर जो है एग्जामिन करता है कि बच्चे को पैदा होते टाइम कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसे कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट उसी टाइम हो सकती है, और वो सही रहता है एज कंपेयर टू बाद में। ओके, ट्रीटमेंट ये है, पेशेंट विथ माइल्ड थैलेसीमिया डोंट नीड ट्रीटमेंट। अगर किसी को माइल्ड थैलेसीमिया है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर सीवियर हो गया, म्यूटेशंस आते गए, 2 3 4 जीन में म्यूटेशन आ गया, तो फिर तो जरूरी है, क्योंकि फिर आ गया आपको सीवियर थैलेसीमिया। सीवियर मतलब घातक। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने देखा ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, और 4 जीन में म्यूटेशन, 3 जीन में म्यूटेशन, 2 जीन में म्यूटेशन, 1 जीन में म्यूटेशन। अगर सिर्फ एक ही जीन में म्यूटेशन आया तो आप कैरियर हो, आपके बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, आप में नहीं आएगी। ये था थैलेसीमिया, जिससे बनता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और डिजीज में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है, और व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन होना है ये वीडियो मैंने बना रखी है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, नोट्स डाउनलोड कीजिए और याद कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम से जुड़ना, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि मैं सारे अपडेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पोल सब वहीं करवाता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से तो मस्त जुड़ जाइए, और जिसे नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।